नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए पार्ट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग ऑल्सो सर्व्स एज सेकेंडरी वाइंडिंग इन। देखो इधर ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो उस ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है उसका एक पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए में है ऑल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, जितने सारे ट्रांसफार्मर होते हैं सभी का सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग का एक पार्ट होता है। या फिर जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसका सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग का एक पार्ट होता है। या फिर जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है या फिर जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग का एक पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है, देखो ये जो फिगर है ये हमारा नॉर्मल ट्रांसफार्मर का फिगर है। इसमें ये होता है प्राइमरी वाइंडिंग और ये होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। दोनों वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है ऑप्शन नंबर डी, ये वाला फिगर ऑटो ट्रांसफार्मर का फिगर है। इसमें देखो एक ही वाइंडिंग है, ये है एक ही वाइंडिंग। ये जो एक ही वाइंडिंग है ये होता है प्राइमरी वाइंडिंग और इस प्राइमरी वाइंडिंग का एक छोटा सा पार्ट देखो ये होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसीलिए जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसका सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग का एक पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो साइलेंट पोल टाइप रोटर्स आर जनरली यूज विथ प्राइम मूवर्स ऑफ। देखो जो साइलेंट पोल टाइप रोटर होता है वो इनमें से कौन सा टाइप ऑफ प्राइम मूवर में यूज किया जाता है। ये साइलेंट पोल टाइप रोटर को हाई स्पीड प्राइम मूवर में या फिर लो स्पीड प्राइम मूवर में या फिर मीडियम स्पीड या फिर बोथ हाई स्पीड और लो स्पीड प्राइम मूवर में हम साइलेंट पोल टाइप रोटर का यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा, देखो जो हमारा लो स्पीड प्राइम मूवर होता है ऑप्शन नंबर बी, जो लो स्पीड प्राइम मूवर होता है उसमें हम साइलेंट पोल टाइप रोटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। देखो जो हमारा रोटर होता है वो नॉर्मली 2 टाइप का होता है। एक होता है साइलेंट पोल टाइप, दूसरा होता है नॉन साइलेंट पोल टाइप। जो साइलेंट पोल टाइप रोटर होता है उसको हम लो स्पीड के लिए यूज करते हैं और जो नॉन साइलेंट पोल टाइप होता है उसको हम हाई स्पीड के लिए यूज करते हैं। जो लो स्पीड होता है ये हमारा हाइड्रो पावर प्लांट, जो हमारा वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है हाइड्रो पावर प्लांट, वहाँ पर हम साइलेंट पोल टाइप रोटर का यूज करते हैं। जो हाई स्पीड वाला होता है जिसको हम कहते हैं नॉन साइलेंट पोल टाइप, उसको हम थर्मल पावर प्लांट जहाँ पर कोयले से बिजली बनता है थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, लो स्पीड के लिए साइलेंट पोल टाइप रोटर का यूज किया जाता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंडक्शन मोटर द फेनोमेनन ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन द स्टार्टर एंड द रोटर टीथ इज कॉल्ड। देखो किसी भी इंडक्शन मोटर में जब मैग्नेटिक लॉकिंग होता है किसके बीच में, उसका स्टार्टर और रोटर के टीथ के बीच में जब मैग्नेटिक लॉकिंग होता है उसको हम कॉगिंग कहते हैं या फिर हॉन्टिंग कहते हैं या फिर क्राउलिंग कहते हैं या फिर स्क्यूइंग कहते हैं। तो इसका आंसर होगा किसी भी इंडक्शन मोटर में जो मैग्नेटिक लॉकिंग होता है स्टार्टर और रोटर के टीथ के बीच में उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कॉगिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये कॉगिंग क्या होता है, मान लो ये हमारा एक इंडक्शन मोटर है, उसका ये जो बीच में है ये होता है रोटर और बाहर में ये जो होता है ये होता है स्टार्टर। तो रोटर घूमता है, देखो अगर रोटर का जो ये वाला जो टीथ होता है, देखो ये जो टीथ है इसका नंबर और स्टार्टर का ये जो टीथ है इसका नंबर अगर बराबर होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है मैग्नेटिक लॉकिंग होता है, उसको हम क्या कहते हैं कॉगिंग कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा। मीन्स रोटर में जितना नंबर ऑफ टीथ रहेगा स्टार्टर में भी अगर उतना ही नंबर ऑफ टीथ रहता है तब क्या होता है मैग्नेटिक लॉकिंग होता है, जिसको कॉगिंग कहते हैं। जिससे क्या होता है ये मोटर स्टार्ट नहीं होता है, हम सप्लाई देंगे 3 फेज सप्लाई देंगे लेकिन ये मोटर क्या होगा स्टार्ट नहीं होगा, आवाज़ होगा साउंड होगा लेकिन ये घूमेगा नहीं। इसको क्या कहते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग या फिर कॉगिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ ब्रेदर इन ए ट्रांसफार्मर इज। देखो ट्रांसफार्मर में हम ब्रेदर का यूज करते हैं, तो ये जो ब्रेदर का हम यूज करते हैं इसका काम क्या होता है, ये हमें प्रोवाइड करता है एयर फॉर जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोयल होता है उसको कूलिंग करने के लिए हम यूज करते हैं, या फिर टू प्रिवेंट द मॉइस्चर व्हेन आउटसाइड एयर एंटर द ट्रांसफार्मर। देखो जो हमारा ब्रेदर होता है उसका काम हमारा
ट्रांसफर के अंदर जो कॉयल होता है उसको कूलिंग करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर जो एयर इस ब्रेदर के थ्रू ट्रांसफर के अंदर को जाता है उसमें जो मॉइस्चर होता है उसको प्रिवेंट करता है, या फिर जो ट्रांसफर ऑयल होता है उसको फिल्टर करता है, या फिर ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। तो इसका आंसर होगा जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो ब्रेदर होता है उसका काम क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, जो एयर आउटसाइड का जो एयर ट्रांसफर के अंदर एंट्री होता है उसमें जो मॉइस्चर रहता है उसको वो प्रिवेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ठीक से देखो, ये वाला फिगर ये होता है हमारा ट्रांसफार्मर, उसमें ये होता है ब्रेदर। इसका काम क्या होता है, इधर से बाहर का एयर इस ब्रेदर के थ्रू एंट्री होता है जिसके कंजर्वेटर को जाता है। तो देखो जब हम बाहर का एयर इस ब्रेदर के थ्रू एंट्री करता है तब क्या होता है, बाहर का एयर में क्या रहता है, कुछ मॉइस्चर रहता है, जैसे कि पानी का भाग कुछ रहता है। अगर ये पानी इस एयर के थ्रू ट्रांसफर के अंदर घुसेगा तो उसमें क्या होगा ना, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है ट्रांसफर के अंदर। इसीलिए ये जो एयर होता है जिसमें पानी रहता है वो इस ट्रांसफर के अंदर घुसने से पहले ये जो हमारा ब्रेदर है, ये जो ब्रेदर है ये क्या करता है, इस मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है, जिससे जो पानी रहता है वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, बाकी जो ड्राई एयर होता है वो ट्रांसफर के अंदर जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो हमारा ब्रेदर होता है इसके अंदर क्या रहता है, सिलिका जेल रहता है, ये भी आपको याद रखना होगा, सिलिका जेल। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजेटी स्टैंड्स फॉर। देखो जो बीजेटी है इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉमिनल जंक्शन टर्मिनल, या फिर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, या फिर बाइनोमियल जंक्शन ट्रांजिस्टर, या फिर बाइपोलर जंक्शन टर्मिनल। तो इसका आंसर होगा जो बीजेटी होता है इसका ऑप्शन नंबर बी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीजेटी मीन्स बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। देखो जो बीजेटी होता है वो नॉर्मली टू टाइप का होता है, एक होता है पीएनपी टाइप, दूसरा होता है एनपीएन टाइप। देखो जो बीजेटी होता है उसका 3 पार्ट होता है, पहला होता है एमिटर, दूसरा होता है बेस, तीसरा होता है कलेक्टर। अगर जो एमिटर पहला वाला जो एमिटर होता है ये अगर पी टाइप का होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर कहेंगे। अगर ये जो एमिटर होता है ये एन टाइप का होगा, जैसे ये वाला देखो, जो अगर एमिटर एन टाइप का होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर कहेंगे। तो बीजेटी ट्रांजिस्टर हमारा 2 टाइप का होता है, एनपीएन पीएनपी, और इसका बीजेटी जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनोडायोड इज यूज फॉर। देखो जो जेनोडायोड होता है इसको हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें रेक्टिफिकेशन करना होता है, या फिर एम्पलीफिकेशन करना होता है, या फिर स्टेबलाइजेशन करना होता है, या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा जो जेनोडायोड होता है इसको हम वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे यूज करते हैं, मान लो हमारा ये लोड है, मान लो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसको हमें सिर्फ चाहिए 100 वोल्ट ही चाहिए। अगर इससे ज़्यादा वोल्ट आएगा तो ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये डैमेज ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन जहाँ से ये वोल्टेज आ रहा है, मीन्स मान लो ये बैटरी है, इधर से हम सप्लाई दे रहे हैं वोल्टेज, लेकिन ये जो वोल्टेज हमारा बैटरी है इसका कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, कभी ये 100 वोल्ट हो रहा है, कभी 150 वोल्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर एक वेरिएबल सप्लाई वोल्ट देते हैं एक लोड को, अगर देखो ठीक से देखो, इधर से अगर 100 वोल्ट जा रहा है इस इलेक्ट्रिक बल्ब को, तब इस कंडीशन में इस बल्ब का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब इधर से 100 के बदले 150 वोल्ट इधर से सप्लाई जाएगा तब क्या होगा, ये बास्ट हो सकता है। तो इसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जेनोडायोड का यूज करते हैं। इसका काम क्या होता है, चाहे जितना भी वेरिएबल वोल्टेज हो वो लोड को सिर्फ कांस्टेंट वोल्टेज ही सप्लाई करेगा, मीन्स इस लोड को वो 100 वोल्ट ही देगा। अगर इसको 100 वोल्ट चाहिए, चाहे इधर से 150 वोल्ट सप्लाई हो या फिर 200 वोल्ट सप्लाई हो, लेकिन वो लोड को सिर्फ 100 वोल्ट ही देगा। ये काम कौन करता है, ये काम जेनोडायोड करता है। तो इसको ही क्या कहते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू यूज ओपन एसी मोटर इन ए डीसी सर्किट व्हिच इक्विपमेंट वुड बी रिक्वायर्ड इन एडिशनली। देखो जब हमें एक एसी मोटर को डीसी सर्किट में सप्लाई मीन्स चलाना काम करना होता है, एसी मोटर को कनेक्ट करना होता है, तो अब हम इनमें से किसको एडिशनली यूज करना होगा, वरना ये जो एसी मोटर होता है ये काम नहीं करेगा। इंडक्टर का यूज करना होगा, या फिर रेक्टिफायर का, या फिर कैपेसिटर का, या फिर इन्वर्टर का। तो इसका आंसर होगा जब हमें किसी एसी मोटर को डीसी सर्किट में यूज करना होता है तब हम इन्वर्टर का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो अगर हमें डीसी मोटर को
एसी में एसी सर्किट में यूज करना होता तो अब हम रेक्टिफायर का यूज कर सकते हैं, लेकिन इधर क्या है, एसी मोटर को डीसी सर्किट में यूज करना होता है, तो इसीलिए इन्वर्टर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, इधर हमें एसी सप्लाई देना, सप्लाई हमें मिल रहा है एसी सप्लाई, लेकिन ये जो मोटर है ये डीसी मोटर है, तो इसको पहले क्या करना होगा, ये जो एसी सप्लाई है इसको पहले डीसी में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद इस मोटर को सप्लाई देना होता है। तो इसीलिए इधर इन्वर्टर होता है, ये जो इन्वर्टर है ये इस एसी इनपुट को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद मोटर को सप्लाई देता है, और इस मोटर डीसी सप्लाई पाने से मोटर उसका काम करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज इन वैक्यूम क्लीनर। देखो जो वैक्यूम क्लीनर होता है इसमें इनमें से कौन सा टाइप ऑफ मोटर का यूज किया जाता है, सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है, या फिर हिस्टैरिसीस मोटर का, या फिर यूनिवर्सल मोटर का, या फिर रिलक्टेंस मोटर का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा जो हमारा वैक्यूम क्लीनर होता है इसके अंदर हम यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। और इधर जो यूनिवर्सल मोटर होता है ये एसी में भी काम करता है और डीसी में भी काम करता है, इसको एसी सीरीज मोटर भी कहा जाता है, ये भी याद रखो। जो यूनिवर्सल मोटर होता है इसको एसी सीरीज मोटर भी कहा जाता है, और इसको यूनिवर्सल मोटर भी कहा जाता है क्योंकि ये एसी में भी काम करता है और डीसी में भी काम करता है, और इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, वैक्यूम क्लीनर में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकेनिकल एंगल इज डैश टू इलेक्ट्रिकल एंगल। देखो एक होता है मैकेनिकल एंगल, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल एंगल, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। जो मैकेनिकल एंगल होता है वो हमेशा कम होता है इलेक्ट्रिकल एंगल से, या फिर दोनों बराबर होते हैं, या फिर जो मैकेनिकल एंगल होता है वो लेसर कम होता है या फिर बराबर होता है इलेक्ट्रिकल एंगल से, या फिर ज़्यादा होता है या फिर बराबर होता है इलेक्ट्रिकल एंगल से। तो इसका आंसर होगा देखो जो मैकेनिकल एंगल होता है वो इधर कम होगा या फिर बराबर होगा इलेक्ट्रिकल एंगल से। तो ऑप्शन नंबर ये जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रिकल, ये वाला फॉर्मूला देखो, इलेक्ट्रिकल एंगल इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई 2 इंटू मैकेनिकल एंगल। तो देखो अगर P के बदले, ये जो P है, P के बदले अगर हम 2 लेंगे तो क्या होगा, देखो P के बदले अगर 2 लेंगे तो इधर 2 होगा, 2 कैंसिल होगा, तो इधर से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू मैकेनिकल डिग्री, तो ये बराबर हो रहा है, इक्वल टू हो रहा है। अगर हम 2 के बदले ज़्यादा लेंगे, अगर 2 के बदले क्या करेंगे 4 लेंगे तो क्या होगा, 2 कैंसिल होता है, 2 रहता है, 2 इंटू मैकेनिकल डिग्री। तो इसीलिए क्या हो रहा है, जो मैकेनिकल डिग्री होता है वो हमेशा कम रहता है या फिर बराबर रहता है हमारा इलेक्ट्रिकल एंगल से। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मशीन यूज फॉर पावर फैक्टर करेक्शन। देखो इनमें से कौन सा टाइप ऑफ मशीन को हम पावर फैक्टर को करेक्शन करने के लिए यूज करते हैं, इंडक्शन जनरेटर को, या फिर यूनिवर्सल मोटर को, या फिर स्टीपर मोटर को, या फिर सिंक्रोनस मोटर को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो सिंक्रोनस मोटर होता है इसको हम पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो कौन सा टाइप ऑफ सिंक्रोनस मोटर, जब एक सिंक्रोनस मोटर नो लोड में होगा और ओवर एक्साइटेशन कंडीशन में होता है, उस कंडीशन में इस सिंक्रोनस मोटर को हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर भी कहते हैं। ये क्या करता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव मीन्स करेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो सिंक्रोनस मोटर नो लोड में होता है और ओवर एक्साइटेशन में होता है उसी को ही हम पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।